जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कक्षा 12 भूगोल की पहली बुक के चैप्टर 3 जनसंख्या संरचना के टेस्ट में आपका स्वागत है। इस टेस्ट को देकर आप अपनी तैयारी और समझ को अच्छे से परख पाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, टेस्ट यहाँ पर ज़रूर आपका ऑब्जेक्टिव लिया जा रहा है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है, मेरा उद्देश्य ये है भी आपको आपके कंटेंट की अच्छे से समझ हो जाए, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में, वन लाइनर के रूप में, 2 नंबर वालों के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। तो आपका उद्देश्य हर प्रश्न को अच्छे से समझने का होना चाहिए। प्रश्न की भाषा भी अच्छे से समझनी है और उचित जो ऑप्शन उसका सही है उस पर भी आपको फोकस करना है, न कि खाली एबे सैदे की तरह आप जल्दबाजी करें। ऐसा कतई मत कीजिएगा, क्योंकि अपना मिशन है अब की बार 90 पार, जिसे हम अचीव करके रहेंगे। और इसके लिए हमें हर टॉपिक को यानी चैप्टर के पूरे कंटेंट को अच्छे से समझना जरूरी है, आत्मसात करना जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से, और आप भी साथ में आंसर है वो दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सूचीबद्ध विश्व के कुल कितने देशों में लिंगानुपात प्रतिकूल है, यानी सही नहीं है? 139, 58, 67 या 72? क्या होगा सही उत्तर? सोचिएगा। और सही उत्तर है वो है 72। 72 है वो इसका सही आंसर है अपना। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें दिया हुआ एक ऑप्शन है ना 139, ये तो वो संख्या है जहां की स्थिति है वो अनुकूल है, और यहां प्रश्न में अपने से पूछा है प्रतिकूल, उनकी संख्या 72 है। अगला प्रश्न है दूसरा, क्या सामाजिक भेदभाव के कारण स्त्रियों के प्राकृतिक लाभ में होने वाली क्षति यानी नुकसान है वो क्या कहलाता है? प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो आपको समझाया जाता है प्राकृतिक लाभ बनाम सामाजिक हानि को, वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है, जो कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में एक जैविक लाभ की बात है वहाँ पर की गई है। तो सामाजिक भेदभाव के कारण महिलाओं के प्राकृतिक लाभ में होने वाली क्षति है वो क्या कहलाती है? घरेलू हानि, मान हानि, सामाजिक हानि या नैतिक हानि? क्या होगा इसका सही उत्तर? और सही उत्तर है ऑप्शन 3, वो कहलाती है सामाजिक हानि। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी प्रश्न आपका गलत होता है तो इसका मतलब आपको कंटेंट को एक बार दोबारा समझने की ज़रूरत है, और पाठ्य पुस्तक को ध्यान लगाकर एक बार पुनः आपको रीड करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, क्या निम्न में से कौन सा एक चतुर्थक क्रियाकलाप से संबंधित है? वानिकी, विनिर्माण, अनुसंधान या संचार? क्या होगा सही उत्तर? आपको पता है ना, मानव जो काम करता है, आर्थिक क्रियाएं करता है, उनको प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम क्रियाकलापों में बांटा गया है। और 5वें चैप्टर से यही चीज़ें समझाई जाएगी, जिनकी बेसिक जानकारी यहाँ तीसरे चैप्टर का अपना अंतिम बिंदु जो है उसमें क्लियर होती है। वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इनमें से चतुर्थक क्रियाकलाप से में शामिल कौन सी है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, अनुसंधान, रिसर्च है वो चतुर्थक क्रियाकलाप के अंदर शामिल है। इसमें वानिकी है तो आपको पता है ये प्राथमिक में आता है, विनिर्माण जो है द्वितीयक में आता है, संचार है ये तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, क्या निम्न में से किस देश के कृषि कार्यों में महिलाओं की सहभागिता ऊंची है? किस देश के कृषि कार्यों में महिलाओं की सहभागिता है, जो हिस्सा है उनका ऊंचा है, यानी ज़्यादा महिलाएं कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है? तो क्या होगा इसका सही उत्तर? जर्मनी, अमेरिका, कनाडा या भारत? क्योंकि जर्मनी की बात करें, कनाडा की बात करें, अमेरिका की बात करें तो ये विकसित देश है, और आपको पता है यहाँ पर महिलाएं काम के लिए शहरों में ज़्यादा जाती है। और बचता है सही उत्तर कौन सा? अपना इंडिया, जहाँ पर कृषि कार्यों में यानी प्राथमिक कार्यों में महिलाएं हैं वो ज़्यादा पार्टिसिपेट हैं, वो करती है। अगला प्रश्न है 5वां, क्या ग्रामीण क्षेत्र वे होते हैं जिनमें लोग
रिक्त स्थान दिया गया है। फिर क्रियाओं में संलग्न होते हैं। गांव के जो लोग हैं वो कौन सा जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा करते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक? क्या होगा सही उत्तर? ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया? ये क्वेश्चन आपका जो पॉइंट है ग्रामीण नगरीय संगठन, वहाँ से उठाया गया है। सही उत्तर है वो है प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं तो ग्रामीण क्षेत्र वो होते हैं जहाँ पर लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ है वो ज़्यादा करते हैं, यानी कृषि करते हैं, पशुपालन है उसको अपनाते हैं, खनन कार्य से जुड़े हुए होते हैं, भोजन संग्रहण के अंतर्गत जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो सारे इनके अंतर्गत प्राथमिक में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 6। क्या निम्न में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, वो कौन सा पॉइंट है जिसकी वजह से यूएई का जो लिंगानुपात है, सेक्स रेशो है, वो कम है? पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, पुरुषों की उच्च जन्म दर, महिलाओं की निम्न जन्म दर या महिलाओं का उच्च उत्प्रवास? क्या उचित उत्तर होगा संयुक्त अरब अमीरात के आधार पर? बताइएगा। तो सही उत्तर है वो है पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। जो पुरुष हैं वो प्रवास करते हैं, बाहर चले जाते हैं, इस वजह से वहाँ पर ऐसा होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, 7वां प्रश्न है, क्या निम्न में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? प्रश्न की भाषा को एक बार फिर रीड कर लें अच्छे से। और यहाँ पर सीधा आपसे ये पूछा है भी कार्यशील जनसंख्या किस आयु वर्ग वाली होती है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। सही उत्तर क्या होगा इसमें? और सही उत्तर है ऑप्शन 4, यानी 15 से 59, 59 वर्ष तक, ये कहलाती है कार्यशील जनसंख्या। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, कि निम्न में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? विश्व में उच्चतम लिंगानुपात की बात आती है। लेटविया, जापान, संयुक्त अरब अमीरात या फ्रांस? बहुत प्यारा क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो वो है लाटविया या लेटविया जिसको कहते हैं। एक यूरोपीय देश है जो कि जो अपना सोवियत संघ था पहले, उससे अलग हुआ देश लेटविया। विश्व में उच्चतम लिंगानुपात है वो लेटविया में दर्ज किया गया है। और 100 के आंकड़ों के आधार पर हम बात करें तो 100 महिलाओं के ऊपर पुरुष की जो संख्या है वो 85 है। 100 महिलाओं पर 85 पुरुष हैं। और यही आपने याद किया, पहले क्वेश्चन किया था हमने भी संयुक्त अरब अमीरात की बात करें। संयुक्त अरब अमीरात, वहाँ का लिंगानुपात सबसे कम है। वहाँ क्या है? वहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात की अगर बात करें तो वहाँ पर 100 महिलाओं, वीमेन के ऊपर जो पुरुषों की संख्या है वो 311 है। तो इसका मतलब 211 कुंवारे रहते हैं पुरुष वहाँ पर। तो विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात लेटविया का है और सबसे कम है वो संयुक्त अरब अमीरात का है। अगला प्रश्न देखिएगा, 9वां, कि विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात कितना है? और 100 के और महिलाओं की संख्या पर पूछा गया है। 100 महिलाओं पर 102 पुरुष, 85 या 311 या 100 पर 100, यानी बैलेंस है। तो विश्व जनसंख्या का औसत लिंगानुपात कितना है? और सही उत्तर है वो है ऑप्शन संख्या 1, 100 महिलाओं पर 102 पुरुष, यानी 2 पुरुष हैं वो कुंवारे रहते हैं भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, 10वां, कि आश्रित जनसंख्या में कितनी आयु से अधिक वृद्धों को शामिल किया जाता है? आश्रित जनसंख्या में जो काम करने वाली जो अपनी कार्यशील जनसंख्या है वो है 15 से 59 की बात आती है। जो इनके ऊपर आश्रित है 15 से 59 के ऊपर आश्रित है। तो इसका मतलब आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत किस एज वालों को शामिल करेंगे? तो 15 से 59 वाले तो काम कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है भी इसके ऊपर वाले ही होंगे। तो इस आधार पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, 60 वर्ष से अधिक जो वृद्ध व्यक्ति हैं वो आश्रित जनसंख्या में शामिल रहते हैं।
और दूसरा यहाँ और क्लियर कर लें भी 15 से जो कम के जो बच्चे होते हैं जो वर्क नहीं करते वो भी किस में शामिल रहते हैं, आश्रित जनसंख्या में। तो बाल आश्रितों की एज पूछे तो 15 से कम वाले वो इस 15 से 59 पर डिपेंड करते हैं और 59 से ऊपर यानी 60 वर्ष से अधिक वाले भी इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। अगला प्रश्न है 11वां, क्या निम्न में से किस देश का आयु लिंग पिरामिड है वो घंटी के आकार का होता है, बेल शेप्ड होता है। आयु लिंग पिरामिड इसके अंतर्गत क्या होता है, जनसंख्या की जो आयु यानी उम्र और लिंग यानी पुरुष और महिला संरचना का जो मतलब है वो है भी विभिन्न आयु वर्ग में पुरुष और महिलाओं की संख्या से होता है। और जनसंख्या पिरामिड का जो इस्तेमाल करते हैं वो जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इसमें यह बताना है भी घंटी के आकार का जो आयु लिंग पिरामिड है वो किस देश का है, और सही उत्तर है वो क्या होगा, और वो है ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का। और आपसे अगर उस आयु लिंग पिरामिड का नाम पूछ ले वो कौन सा है तो उसे कहा जाता है स्थिर जनसंख्या आयु लिंग पिरामिड, स्थिर जनसंख्या आयु लिंग पिरामिड। तो ऑस्ट्रेलिया का जो आयु लिंग पिरामिड है वो घंटी का आकार होता है, जिसका जो शीर्ष है वो सुंडाकार होता है, जिससे ये पता चलता है भी वहां पर जन्म दर और मृत्यु दर यानी जितने मरते हैं उसी हिसाब से जन्म लेते हैं उतने ही मर जाते हैं। तो जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान है, इसलिए जनसंख्या लगभग स्थिर रहती है, इसलिए उस पिरामिड को स्थिर जनसंख्या पिरामिड भी कहा जाता है। तो बेल शेप्ड हो जाती है, उसकी जो शेप है वो कुछ इस प्रकार से हो जाती है। तो ये किस देश का है, ऑस्ट्रेलिया का है भी। अगला प्रश्न देखिएगा 12वां, जनसंख्या पिरामिड की आकृति निम्न में से किसको प्रदर्शित करती है। बहुत प्यारा क्वेश्चन। जनसंख्या पिरामिड की आकृति किसको प्रदर्शित करती है, लिंगानुपात की स्थिति को, जनसंख्या की विशेषताओं को, साक्षरता की स्थिति को, या प्रति व्यक्ति आय की स्थिति को। क्या होगा इसका सही उत्तर, और सही उत्तर है वो है जनसंख्या की विशेषताओं को। आप चैप्टर को अच्छे से जब बुक से रीड करेंगे तो पता चलेगा आयु लिंग पिरामिड का दूसरा जो पैराग्राफ है वहां से भी जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषताओं को परिलक्षित करती है यानी प्रदर्शित करती है। और प्रत्येक आयु वर्ग में बायां भाग है वो पुरुष का प्रतिशत और दायां भाग है वो महिलाओं का प्रतिशत है वो दर्शाता है। तो आप ये बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि जिन बच्चों का सपना 90+ का है भी अब की बार 90 पार करने हैं तो उनको एक एक लाइन को समझना होगा, आत्मसात करना, समझना है, रटना नहीं है। और ऐसे बताऊंगा तो आपको पता चलेगा भी हाँ क्वेश्चन किस प्रकार से कहां से उठते हैं, कैसे बनते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत में साक्षरता दर में कितनी आयु वर्ग वाली जनसंख्या को शामिल किया जाता है, 10 वर्ष से अधिक, 7 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक या 2 वर्ष से अधिक। क्या होगा सही उत्तर आपके इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि जनसंख्या संरचना के अंतर्गत हम साक्षरता भी पढ़ते हैं और आपको अच्छे से पता होना चाहिए भी किसी देश के अंदर जो साक्षर जनसंख्या का जो अनुपात है, प्रतिशत है, वो उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है। ये भी प्यारा क्वेश्चन बनता है, किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का, तो यानी सामाजिक और आर्थिक रूप से डेवलपमेंट हो रहा है, इसका मतलब लोग पढ़े लिखे हैं। तो साक्षरता दर में कितनी आयु वालों को शामिल किया गया है, सही उत्तर वो है 7 वर्ष से अधिक। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे से जवाब आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, किस जनसंख्या पिरामिड में उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्गों में विशाल जनसंख्या पाई जाती है। उच्च जन्म दर को शो करता है जिसके कारण वहां निम्न आयु वर्गों में कम एज के अंतर्गत ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। तो इसका मतलब अगर हम उनका पिरामिड बनाएंगे तो वो किस प्रकार का मिलेगा आपको, इस प्रकार का मिलेगा पिरामिड, क्योंकि नीचे के जो आयु वर्ग है वहां पर आपको पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी। कारण क्या है, उच्च जन्म दर। तो इस प्रकार का जो पिरामिड बनता है उसका नाम पूछा है यहाँ पर। ऑप्शन यहाँ साइड में दिए हुए हैं, विस्तारित, स्थिर जनसंख्या, ह्रासमान जनसंख्या या सारे ही हैं। सही उत्तर क्या होगा, और सही उत्तर है विस्तारित होती जनसंख्या पिरामिड। विस्तारित होती जनसंख्या
पिरामिड। आपने नाइजीरिया का उदाहरण लेकर अच्छे से समझा है। नाइजीरिया के साथ साथ बांग्लादेश और मैक्सिको का भी जो पिरामिड है वो इसी तरह का होता है, क्योंकि वहां पर उच्च जन्म दर है भाई। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस देश का आयु लिंग पिरामिड विस्तृत आकार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड नहीं होता है? विस्तृत आकार वाला यानी विस्तारित होती जनसंख्या की बात हो रही है और त्रिभुजाकार पिरामिड नहीं है। अभी अभी हमने ये इस प्रकार का एक पिरामिड बनाया था, तो क्या बन गया? ये एक त्रिभुज बन गया इस प्रकार से, ट्राइएंगल। किस देश का नहीं है ये बताना है। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है आपका कहां से लिया गया? विस्तारित होती जनसंख्या पिरामिड से लिया गया है, जो कहां पर है? नाइजीरिया के अंदर है, ये सही है। लेकिन और बांग्लादेश में भी यही है विस्तारित होता, मैक्सिको में भी यही है। तो लेकिन यहाँ प्रश्न जो अपना है वो ये पूछ रहा है किस देश में ऐसा पिरामिड नहीं बनता है? तो सही उत्तर क्या होगा? वो है जापान के अंदर ऐसा पिरामिड नहीं बनता। तो अब आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए भी जापान में ऐसा नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चनों की बात हो रही है, तो वहां पर फिर किस प्रकार का बनता होगा? तो इसका मतलब ये भी एक प्यारा क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलकर बात करेंगे। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि शून्य अथवा ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि से कौन से आयु लिंग पिरामिड का निर्माण होता है? गौर कीजिएगा, 3 प्रकार के पिरामिड पढ़ते हो आप। एक विस्तारित होती जनसंख्या, एक तो आप ये पढ़ते हो विस्तारित होती जनसंख्या पिरामिड, जिसकी शेप आप पढ़ते हो त्रिभुजाकार है। इसका मतलब है भी वहां पर हाई जो जन्म दर है यानी बर्थ रेट है वो ज्यादा है, उच्च है। एक आप पढ़ते हो स्थिर जनसंख्या पिरामिड, जो ये बताता है भी जो बर्थ रेट है और जो डेथ रेट है वो दोनों सेम है। एक आप पढ़ते हो ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड, इसके अंतर्गत हम ये है भी लो बर्थ रेट है, ये पढ़ते हैं भी लो बर्थ रेट है और लो ही डेथ रेट है, तो ये ह्रासमान के अंतर्गत आता है। तो अब यहां क्वेश्चन आ गया भी शून्य अथवा ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि में कौन सा आयु लिंग पिरामिड है? तो अब आप खुद सोचें भी विस्तारित वाले में तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, स्थिर जनसंख्या में सेम रहती है, तो ह्रासमान नाम से भी स्पष्ट पता चल रहा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। और अब लगे हाथ ये भी ध्यान रख लो, ह्रासमान जनसंख्या का पिरामिड किस देश का है? वो है जापान का। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो जापान का। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17वां, कि ग्रामीण और नगरीय जीवन आजीविका और सामाजिक दशाओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, इसके लिए कौन सा विभाजन आवश्यक है? लाइन उठाई गई है एक कि ग्रामीण और नगरीय जो जीवन है वो आजीविका यानी जो जीवन यापन के लिए जो क्रियाएं होती है और सामाजिक दशाओं परिस्थितियों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, इसके लिए कौन सा विभाजन है वो आवश्यक है? किस प्रकार का विभाजन करें हम जनसंख्या संरचना के अंतर्गत, ताकि इस प्रश्न की जो लाइन है वो क्लियर हो जाए, जिसमें गांव और शहरों की आजीविका और सामाजिक दशाओं का हमें क्लेरिफिकेशन है वो हो जाए। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप एक बार गौर कर लें क्या सही उत्तर हो सकता है। बिल्कुल सही, और सही है वो है ग्रामीण नगरीय संगठन। तो जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय में जो विभाजन है ये भी ध्यान रखिएगा, किसके आधार पर होता है? निवास के आधार पर होता है। और यह विभाजन आवश्यक है क्योंकि ग्रामीण और नगरीय जीवन आजीविका और सामाजिक दशाओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अब क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है भी ग्रामीण नगरीय संगठन का विभाजन क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? तो इसका मतलब ये प्रश्न की जो भाषा है वो उस टाइम क्या बन जाएगी? उत्तर बन जाएगी। तो प्रश्नों के अंदर ही उत्तर और उत्तर के अंदर ही प्रश्न निहित होते हैं, बशर्ते हम टॉपिक को अच्छे से आत्मसात करें, एसिमिलेट करें, यानी समझें उसको, खुद को उससे जोड़ें। जोड़कर पढ़ोगे तो लंबे टाइम तक अपने आप याद रह जाती है चीजें, रटी हुई बात तो थोड़े टाइम तक याद रहेगी। 18वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश का आयु लिंग पिरामिड निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर को दर्शाता है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन और भारत। निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की बात।
अब तक जो आपने पढ़ा उसमें क्लियर हो गया। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में तो बर्थ रेट और डेथ रेट समान है। तब हमने क्या कहा, किस प्रकार का पिरामिड बनता है, तब बनता है स्थिर जनसंख्या पिरामिड। और जापान में हमने ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड पढ़ा भी, जिसका जो आधार है वो संकीर्ण रहता है और सुंडाकार है, वो शीर्ष रहता है, जो कि निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर को दर्शाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, जापान हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर जापान, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखिएगा कि जनसंख्या पिरामिड के प्रत्येक आयु वर्ग में दायां भाग प्रतीक है। दायां भाग आप पुरुषों का, स्त्रियों का, युवाओं का या वृद्धों का, इस प्रकार से आपको याद होगा। आप पिरामिड बनाते हैं, यहां पर आप आयु वर्ग रखते हैं और एक साइड में यहां जो भी आपका पिरामिड बनता है, एक तरफ आप पुरुष और एक तरफ महिला। तो ये है दायां भाग और ये है बायां भाग। तो ये बताना है भी दायां भाग किसका प्रतीक है। तो दायां भाग है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 स्त्रियों के प्रतिशत को शो करता है, दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने है, किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है। यह हमने पहले भी लाइन पढ़ी भी, हमें पता चलता है भी जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा पढ़ी लिखी है वहाँ पर सामाजिक और आर्थिक विकास है वो ज़्यादा होगा। तो इससे हमें पता क्या चलता है, वो चीज़ आपसे इस प्रश्न में पूछी है। तो ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन 2 नंबर के अंदर भी बहुत प्यारा बन सकता है। तब आपको ऑप्शन जो होंगे वो उत्तर बन जाएंगे। तो इससे पता चलता है वहाँ के रहन सहन के स्तर का भी बहुत अच्छा है, पहनावे से, बोलचाल से पता चल जाएगा भी पढ़े लिखे हैं। महिलाओं की सामाजिक स्थिति का भी यहाँ पढ़े लिखे हैं तो अच्छी रिस्पेक्ट हो रही है, समाज के अंदर उनको बराबरी का हक मिल रहा है। शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता, वहाँ आपको स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट है वो अच्छे मिलेंगे। तो इसका मतलब सही उत्तर क्या हो जाएगा फिर, ऑप्शन 4 यानी उपरोक्त सभी। तो साक्षर जनसंख्या का रेशो देखकर, प्रतिशतता को देखकर हम उसकी सामाजिक आर्थिक विकास के अंतर्गत उसके रहन सहन को, महिलाओं की स्थिति को, शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता को अच्छे से समझ सकते हैं। और इसका मतलब एक चीज़ और भी है यहाँ पर, इसका मतलब वहाँ की जो सरकार है, उस सरकार की जो नीतियाँ हैं वो भी इसका मतलब बहुत अच्छी है एजुकेशन को लेकर। तो इसका मतलब चौथा पॉइंट अपना ये बन जाएगा भी सरकार की नीतियों का भी पता चलता है। तभी सरकार की पॉलिसी अच्छी है, तभी तो एजुकेशन में देश है वो आगे डेवलप कर रहा है। तो ये थे आज के अपने तीसरे चैप्टर जनसंख्या संरचना वाला जो चैप्टर था, उसके 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में थे, लेकिन आपको अच्छे से पता है एक एक क्वेश्चन को हमने अच्छे से समझा है। और आपके चाहे कितने भी नंबर बने, आप अपने स्कूल या डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखकर अपने मार्क्स हैं वो जरूर शेयर कीजिएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके चाहे 5 सही हो 10 सही हो, क्योंकि अब अगर गलतियां करते हो तो आपके पास इतना टाइम है भी आप उसकी भरपाई कर सकते हो। तो आप टेस्ट जरूर दिया करें, भले ही आपको 5 प्रश्न आए, क्योंकि जिन बच्चों के नंबर कम आएंगे तो इसका मतलब ये क्वेश्चन तो आपके अच्छे से समझ में आएंगे ना। और जब आप पाठ्य पुस्तक से या नोट से दोबारा उन चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको वो प्रश्न है वो जाने पहचाने से लगेंगे और आपका फोकस, कंसंट्रेशन है वो अपने आप उन लाइनों के ऊपर हो जाएगा। और ऐसा बार बार करने से धीरे धीरे वो चीज़ें अपने आप याद हो जाएगी। तो आपको पता है हर सैटरडे को शाम को 5 बजे अपने ज्योग्राफी का टेस्ट होता है। तो इसका मतलब अगले शनिवार को, अगले सैटरडे को अपना जो टेस्ट है वो आपके चौथे चैप्टर मानव विकास का होगा। उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। साथ में ये भी कहूँगा ये आपका अतिरिक्त वर्क चलता है। बाकी आपके स्कूल में जो भी आपके शिक्षक साथी जो कहते हैं उनको आप अच्छे से उन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। और ये मत सोचिएगा वर्क ज़्यादा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। आप अपने आप को जितना बिजी रखेंगे चीज़ों को सीखने में उतना अच्छा होगा। हाँ, मनोरंजन के लिए, खेलकूद के लिए अपना जो टाइम शेड्यूल है उसमें उन चीज़ों को है वो ज़रूर रखिएगा, क्योंकि हमें खाली किताबी कीड़े भी नहीं बनना है। हमें
समग्र विकास करना है, हमें हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए और आपको प्रतिदिन अखबार भी पढ़ना चाहिए। अगर नहीं पढ़ पाते तो न्यूज़ ज़रूर सुननी चाहिए, घुमाई करनी चाहिए, खेल कूद में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जिन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है तो थोड़े टाइम म्यूजिक भी ज़रूर सुनिएगा। भजन अच्छे लगते हैं तो भजन सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। बस एक ध्यान रखिएगा, जिस टाइम जो काम करो उसको 100% करना। पढ़ रहे हो तो पूरा पढ़ाई पे कंसंट्रेशन, खेल रहे हो तो उस टाइम खेल में पूरा ध्यान, कार्यक्रम देख रहे हो तो पूरा ध्यान उस पे अपना 100% दीजिएगा और आपके सपने अपने आप ही सच होते चलेंगे। जीत जाएंगे हम तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। चलिएगा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।